तो आइए डिस्कस करते हैं पीआईबी। तो ये है पत्र सूचना कार्यालय के द्वारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार। तो ये वीडियो 16 जुलाई 2020 का ये पीआईबी एनालिसिस है। वैसे तो मेरा कोशिश था कि 10 मिनट में वीडियो बनाऊं, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कुछ ज़्यादा ही सेक्शंस हैं और ये सबसे पहला वीडियो है पीआईबी रिलेटेड। तो जनरल स्टडीज़ 2, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका ये आएगा। ये देखिए, नीति आयोग ने बताया है इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। तो आप देख सकते हैं इसमें बात हो रही है एनर्जी लेके। तो जब भी एनर्जी वर्ड सुनने आपको मिलेगा तो आपको पता चलेगा क्या कि हमेशा आपको वर्ड मिलेगा एक सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल क्या है? तो ऐसा समझेंगे कि आज के समय में हम इतना ही किसी सामान का इस्तेमाल करें कि वो हमारे यूज में भी आ जाए और फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी पर्याप्त रूप में बचा रहे। तो उसे ही सस्टेनेबल यूज बोलते हैं। तो ये आपका सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर पे बेस्ड रहेगा। और ये देख सकते हैं, ये जो एनर्जी पार्टनरशिप है, तो एक यूएसए का एनर्जी मॉडलिंग फोरम है, यूएसए में, जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1976 में। तो ये अनबायस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो अनबायस्ड कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसा कि मतलब मान लीजिए यूएस की कुछ कंपनीज हैं या यूएस का कोई रिसर्च वर्क है, तो ऐसा नहीं कि उसे प्रेफर किया जाएगा, जो ज़्यादा बेटर रहेगा उसे ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो इसलिए ये कैसा है? अनबायस्ड है। उसके बाद ये रिवॉल्विंग अराउंड एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, यानी ये आपका एनर्जी और अपना एनवायरनमेंट के अराउंड पूरा परिक्रमा करता है, रिवॉल्व करता है, उसके अराउंड मैटर पर डिस्कशन होता है। तो ये बात हुई थी इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की 2 जुलाई 2020 को। तो इसमें इंडिया एनर्जी मॉडलिंग की एक बात हुई थी कि इंडिया एनर्जी कैसे रिशेप होगा, उसका कैसे रिमॉडल करेंगे। तो इसमें फॉर्म किया गया है। ये प्रोवाइड करती है एक प्लेटफॉर्म, और इसमें गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अभी हमने अभी कुछ दिनों पहले ही ईरान से जो डील था हमारा कि हम वहाँ पे रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वो डील चाइना के पास चला गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत सरकार यहाँ से डायरेक्ट फंड नहीं कर भेज पा रही थी यूएस सैंक्शन के वजह से। तो उसी तरह इंडियन गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में यहाँ बहुत आसानी मिल पाएगी, और ये इम्प्रूव करेगा कोऑपरेशन बिटवीन मॉडलिंग टीम्स। तो जो भी टीम्स मॉडल करेंगी या बनाएंगी स्ट्रेटेजी, और उनके बीच, गवर्नमेंट के बीच, और नॉलेज पार्टनर्स और जो फंडर्स रहेंगे, यानी जो पैसे लगाएंगे, ये फैसिलिटेट करेगी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। तो मतलब लोग जैसे अपने आइडियाज को देंगे, तो ये कोशिश करेगी कि एक दूसरे के पास उनकी आइडिया पहुंच पाए। बिल्ड कैपेसिटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, तो क्या ये कोशिश करेगा ताकि कैपेसिटी बिल्ड किया जा सके। जो प्रेजेंट इंडियन इंस्टीट्यूशन है, आप देख ही पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं, कमियां हैं, तो और कैपेसिटी बिल्ड करना है। उसके बाद इस बात पे आ जाते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए, अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया, उसके बाद आपका यूएस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जापान, ये क्वाड ग्रुप, ये सारे जो कंट्रीज हैं और इनसे जुड़ी हुई अलाइज इनकी, ये क्या कर रही है? एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रही है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड वार 1 के समय एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट हुआ, उसके बाद फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद, और अभी जैसा पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, ये मेजर कंट्रीज जो हैं ये डिसाइड करेंगी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं चाइना का कैसे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। तो उसको कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए, उसके अगेंस्ट में ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इंडिया यूएस बायलैटरल टाइज जो है, जो दोनों देशों का सहयोग है एक दूसरे के साथ, टाइज, वो बहुत काम आएगा। ये प्रमोट करेगा ग्लोबल स्टेबिलिटी को। आप देख ही सकते हैं कि साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन, देखिए साउथ चाइना सी में जो चाइना, वो कैसे बाकी कंट्रीज को एकदम हर तरफ वो दिखा रहा है कि ये आइलैंड मेरा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ अमेरिका ने अभी जैसे युद्ध लड़ाकू विमान और पोत वहाँ पे लाए हैं, तो ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए, कि यहाँ पे इस रीजन में पीस रहे और चाइना बाकी लोगों को बुली ना कर सके, परेशान ना कर सके। तो सिक्योरिटी इनहेंस होगा और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यानी कि एक देश और दूसरा देश, दोनों देश आगे में खुद एक दूसरे को आगे लेके जाएगा।
तो इन की सेक्टर्स, तो कौन कौन के की सेक्टर्स यहाँ देखने मिलेंगे आपको? इकोनॉमी इंक्लूडिंग हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स, तो आज ये फार्मास्यूटिकल्स पे भी आगे बात करेंगे आगे की वीडियो में। फिर एरोस्पेस एंड डिफेंस, डिफेंस मामलों में भी यूएस साथ देगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी। फिर एनर्जी, ये तो बात हो ही रही थी एनर्जी की अभी। उसके बाद फिर वाटर एंड एनवायरनमेंट, तो और आईसीटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डिजिटल इंडिया में आपका कहीं ना कहीं, जैसे अभी गूगल क्या कर रहा है जियो में, कल की न्यूज़ है कि गूगल कहीं ना कहीं जियो में इन्वेस्ट कर रहा है आपका अराउंड 700 यूएस, कितना था यूएस डॉलर, 100 बिलियन। तो ऐसे वो इन्वेस्ट कर रहा है गूगल, कहीं ना कहीं बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। मैं एग्जैक्ट डाटा आपका डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। और फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड अदर्स। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे न्यूज़ पे। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा ये आया है 15th इंडिया ईयू वर्चुअल समिट। तो ये क्या है? 15th इंडिया ईयू, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, और वर्चुअल क्योंकि अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, तो जो भी चीज़ हो सकता है वर्चुअली पॉसिबल है, समिट यानी मीटिंग। तो अब आ जाते हैं ईयू, ईयू पे यानी यूरोपियन यूनियन। इसमें 27 मेंबर स्टेट्स हैं और सबसे लेटेस्ट जो जिसने ज्वाइन किया हुआ है क्रोटिया। आप लोग प्लीज याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि क्रोटिया नाम या क्रोशिया नाम आपने पहले कब सुना था। आप रिसेंटली अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो आपको याद आएगा इसका नाम। मैं लास्ट में आपका इसके बारे में मेंशन कर दूंगा। तो देखिए इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, अभी ये सब नेशंस जो बहुत ज़्यादा पैंडेमिक से परेशान थे कहीं ना कहीं, तो ये सारे नेशंस, जैसे कि आप सुनेंगे ग्रेट ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में क्या था, वो ऐसा एक नेशन था जहां जिसका कहा जाता था कि कभी सूरज अस्त नहीं होता है। तो ये सब बहुत ही वेल्दी नेशंस हैं और ये एक यूनियन बना के ट्रेड करते हैं। अब देखते हैं अपने न्यूज़ पे आते हैं। तो पीएम ने क्या एम्फेसाइज किया, यानी उन्होंने बताया कि ऑन वैल्यूज ऑफ आवर बायलैटरल रिलेशनशिप। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो रिलेशनशिप होता है किसी भी कंट्रीज के साथ, तो हम वैल्यूज पे चलते हैं। तो देखते हैं आगे। बोथ इंडिया एंड ईयू शेयर यूनिवर्सल वैल्यूज। तो इंडिया और ईयू एक कॉमन वैल्यू शेयर करती हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी। तो वहाँ पे जैसे ब्रिटेन में तो आप देख ही सकते हैं एक अलग तरह का डेमोक्रेसी है जो कि मोनार्की है। तो ये हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि जब भी डेमोक्रेसी का बात करते हैं तो यूएसए से कंपेयर करते हैं, और एक टाइप का यूके से, ब्रिटेन से कंपेयर करते हैं। उसके बाद आते हैं प्लूरलिज्म, उसके बाद फिर देख सकते हैं इंक्लूसिविटी, उसके बाद रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये बात देखिए, रेस्पेक्ट, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं अभी जस्ट का न्यूज़ है कि कुलभूषण यादव को काउंसलर एक्सेस मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं हम कुलभूषण यादव के केस में या फिर सरबजीत के केस में, और ऐसा कोई भी केस होता है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का हम जो भी रहता है बयान वो फॉलो करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट रहता है। मल्टीलैटरलिज्म, तो जब कोई दो कंट्री एक दूसरे के साथ कोई टाई अप करती है या फिर जैसे कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होता है तो उसे क्या बोलते हैं? बायलैटरल एक्सरसाइज। और जब दो से ज्यादा कंट्री रहती है तो उसे कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म। और कहीं ना कहीं हम ट्रांसपेरेंसी में भी बहुत आगे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कभी भी कोई भी ऑक्शन होता है तो प्रॉपर आपका हमें ये करना पड़ता है, देना पड़ता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी या फिर इंडियन कंपनी है तो दोनों उतने ही लायबल हैं या फिर दोनों को उतना ही मौका दिया जाएगा किसी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी जैसे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही हो तो अगर आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी एफडीआई रूल्स चेंज किया गया है चाइना के लिए खासकर, ताकि हमारे कंपनीज को कहीं टेक ओवर ना कर ले। लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ज्यादा है, बहुत हद तक है। और फ्रीडम, जैसा कैसा फ्रीडम लाइक मीडिया, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं मीडिया को अलग अलग नाम दिया जा रहा है, लेकिन एक जो मीडिया का काम है, यहाँ कुछ कुछ लोग हैं जो अच्छे फ्री मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब सही बात बता रहे हैं। और सोशल प्लेटफॉर्म, तो देख ही सकते हैं चाइना के जैसा यहाँ कोई फेसबुक बैन नहीं है। चाइना में तो आप जान ही रहे हैं, गूगल भी बैन है, फेसबुक भी बैन है, ट्विटर भी बैन है। उसी तरह अब आते हैं, इसमें और बोला गया था पोस्ट कोविड वर्ल्ड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। तो इसके बारे में हम लोग अब जब भी चर्चा करेंगे तो ये बार बार आएगा, क्योंकि कोविड के बाद जो वर्ल्ड का इकोनॉमी अपलिफ्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कहीं ना कहीं। इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड इन बीइंग ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन। तो अब देखिए यहाँ जो बात आ रहा है ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट इसका बात हो गया। इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन करेंगे हम, दोबारा से इकोनॉमिक को बूस्ट करेंगे,
और ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन करेंगे, एक दूसरे के साथ बढ़ के मिल के आगे बढ़ेंगे, लेकिन ह्यूमन सेंट्रिक, ऐसा नहीं कि लोगों को पीछे छोड़ देंगे, आम जनता और जो वहाँ की जनता है उसको भी साथ लेके चलेंगे। और इंडियाज फार्मा कंपनीज, तो यहाँ पे इंडिया फार्मा की कंपनीज जो है उनके बारे में डिस्कशन हुआ। अब मैंने बता ही दिया कि फार्मा कंपनी के बारे में आगे वीडियो में और डिस्कशन है, तो अब देखते हैं आगे। उसके बाद देखते हैं जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। तो ये आया आपका प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे, तो ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कब है ये वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। तो इधर आसपास में ही है। तो इसके बाद देखते हैं इसमें कि और क्या है। तो इसके बाद फिर एग्जॉर्ट्स यूथ टू स्किल, री स्किल एंड अप स्किल। तो यूथ टू स्किल, मान लीजिए कोई नवयुवक है और वो अब कहीं ना कहीं सोसाइटी में ऐसा है कि कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, तो आप कोई स्किल हासिल किए, तो आप क्या हुआ अपने यूथ में, एडोलेसेंट में जाके अपने स्किल कोई स्किल हासिल किए और कहीं ना कहीं वो आपके काम आएगा। अब आप मान लीजिए कोई स्किल आपको है, मान लीजिए आप कंप्यूटर में कुछ सीखे हुए हैं, तो वो स्किल आपका मान लीजिए कुछ टाइम बाद आप दोबारा पॉलिश कर रहे हैं, दोबारा रिफाइन कर रहे हैं, तो रीस्किल हो गया। और कुछ नया सीख रहे हैं तो वो अपस्किल हो गया। तो आप ये समझ चुके, ये स्किल, रीस्किल और अपस्किल सबके बारे में समझ चुके होंगे। तो इसमें देखते हैं स्किल इंडिया मिशन, ठीक है, इसका बात हो रहा है। ये लॉन्च हुआ था जुलाई 2015 में, और इसने क्या किया, इनहेंस किया, एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी लाया है एक्सेस करने में एम्प्लॉयमेंट को, दोनों लोकली भी और ग्लोबली भी। तो इनहेंस हुआ है, अपॉर्चुनिटीज, मौके मिले हैं रोजगार के, लोकली भी और ग्लोबली भी। अभी तक क्या हुआ है कि ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल। देखिए 2022 तक टारगेट है इसका कि 40 करोड़ लोग जो भारत में हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा डिफरेंट स्किल्स में। लेकिन अब तक पिछले 5 सालों से देखा गया है कि कहीं 5 करोड़ लोग पीपल ही अब तक स्किल किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिगुअस प्रोजेक्ट है और बहुत ज़्यादा ही हमने सोच लिया है। लेकिन क्योंकि जब इंडिया को जीतने में बहुत रन चाहिए होता है और 1-2 विकेट भी बचा रहता है, तो भी हम आस लगाए रहते हैं कि जरूर इंडिया जीतेगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम टारगेट सेट कर रहे हैं तो क्यों ना हाई टारगेट सेट किया जाए। तो बी पॉजिटिव एटीट्यूड। तो फिर देखते हैं पीएम, इसमें और क्या, पीएम कौशल विकास केंद्र, इंक्रीज्ड कैपेसिटी ऑफ द आईटीआई इकोसिस्टम। फिर आते हैं इस पे स्वदेश। देखिए ये क्या है, स्वदेश इनिशिएटिव। एक ये था स्वदेश, तो नाम से देख रहा है स्वदेश। स्वदेश आपने पहले भी सुना होगा स्वदेश मूवी में। तो उसमें क्या था कि जैसे वो आपका शाहरुख खान वापस लौट के आता है स्वदेश से, तो ये लौट के आ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले, स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो स्किल्ड यानी वो ट्रेंड है, ट्रेंड वर्कर है, अराइव कर रहा है यानी कहाँ, बाहर से आ रहा है, तो उसका एक डाटा बेस बनाएंगे ताकि उसको एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट मिले। तो देखिए ये इनिशिएटिव है, स्किल मैप करेंगे ऑफ पीपल रिटर्निंग अंडर वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिशन, जिसमें लोग मतलब अपने देशी लोगों को विदेश से वापस लाया जा रहा है। असीम, तो देखिए ये असीम है क्या है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो देखिए एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर, यानी एक एम्प्लॉय होगा जिसको काम करना होगा और एक एम्प्लॉयर होगा जो काम प्रोवाइड करेगा, और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो ये एक एआई पे बेस्ड होगा। तो इसमें मैपिंग करेंगे कि हाँ कौन किसको काम चाहिए और कौन काम देने वाला है, ये दोनों को आपस में कहीं ना कहीं एक ब्रिज प्रोवाइड कर रहा है, और ये मैनेज किया जाएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू। उसके बाद आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो इसमें देख सकते हैं टाइफैक। तो मैं टाइफैक की मीटिंग में पहले भी गया हूँ सेमिनार में, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। तो ये देखते हैं, टाइफैक रिलीजेस रिपोर्ट ऑन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई। तो एपीआई बार बार आपको सुनने मिलेगा, पहले के पीआईबीज में भी आया हुआ था। तो ये इन न्यूज था कि 70% जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, बट एक्चुअल डाटा वो कितना है, 68%। तो जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, 68% टू बी स्पेसिफिक। एपीआई इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम चाइना, इंपोर्ट करते हैं हम चाइना से, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, डिस्कस हो रहा था। एंड इन सच केस सेल्फ रिलायंट रिक्वायर्स मेजर रिफॉर्म्स। तो हम जो आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स का जरूरत है, क्योंकि 68%, तो इसे घटा के अगर हमें अराउंड लेस देन 10% ले जाना है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है, और हैवी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो अब देखिए बल्क ड्रग, तो इसमें क्या बनाएंगे, बल्क ड्रग पार्क बनाने की बात हो रही है। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, तो प्रोडक्ट लिंक्ड यानी मान लीजिए कि पैरासीटामोल है या कैलपॉल जो बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं कैलपॉल का जो
एपीआई है यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो आपका चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। तो जब हम वो बनाएंगे तो मान लीजिए कोई लोकल कंपनी, यहाँ की देसी कंपनी ने उसे मैन्युफैक्चर किया, यहाँ इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसे मैन्युफैक्चर किया, तो मैन्युफैक्चर करने के बाद उसे क्या होगा, इंसेंटिव मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा, टैक्स रिबेट मिलेगा। तो अब देख सकते हैं, तो एपीआई बनाने के लिए ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें मेजर रिकमेंडेशन जो टाइफैक ने दिया था वो ये था कि फोकस किया जाएगा इंजीनियरिंग एंड स्केल एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो हम कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग, ये केमिकल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, तो और जो डेवलपमेंट करेंगे उसमें, तो कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा टेक्नोलॉजी इंप्लॉय करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। नीड फॉर मिशन मोड केमिकल इंजीनियरिंग। तो देखिए मिशन मोड, तो जैसे अब जब चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हुआ तो हम किस मोड में आ गए थे, मिशन मोड में, यानी एक कि हम यहाँ खड़े रहेंगे तो यहीं डटे रहेंगे, हमें यहाँ कोई नहीं हिला सकता है। तो इसी तरह मिशन मोड में आना पड़ेगा आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो यहाँ जो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और रिसर्चर्स हैं, तो उन्हें आना पड़ेगा और सहयोग देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। क्रिएट मेगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, तो क्रिएट करेंगे मेगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, और क्या करेंगे, और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। कहीं ना कहीं हर लोग, आपको, मुझे, हम सबको कैसा चीज चाहिए, सस्ता चाहिए। उसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां जो करोड़ों में कमाती हैं, तो उन्हें भी कॉस्ट में कटिंग चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमा पाए। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी, देखिए क्या है कि पैसे कैसे लगाएंगे, सरकार सारा पैसा नहीं लगा सकती, तो कहीं ना कहीं वैसे रूल्स बनाने पड़ेंगे कि बाहर से इन्वेस्टमेंट इसमें आए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं इंडिया में जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी जितना प्रोडक्शन होता है, मान लीजिए 1000 करोड़ टैबलेट प्रोडक्शन होता है, ऐसे मान के चलिए। तो ये चाइना और इटली से पीछे हैं, लेकिन 14th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो वॉल्यूम में हम तीसरे स्थान पे हैं, यानी इतना क्वांटिटी बनाते हैं, और वैल्यू यानी कितने पैसे का बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो ये आता है PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो जो हमें मेडिसिन वगैरह जो मिलती हैं, जो आपका एम्स में और फिर जो भी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ जो मेडिसिन मिलती है आपको, बहुत ही जेनरिक मेडिसिन, बहुत ही कम कॉस्ट में मिलती है। तो इसलिए हम लोग वैल्यू में 14th पे हैं, और हम लोग यहाँ इंडिया में फोकस करते हैं जेनरिक मेडिसिन और कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन पे। लेकिन अब देख सकते हैं हमारे पास जो नेटवर्क है बहुत स्ट्रांग है, 3000 ड्रग कंपनीज लगभग हैं इंडिया में, और 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और हमारा जो डोमेस्टिक टर्नओवर है वो लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपीस का है। एक्सपोर्ट्स टू अराउंड 200 कंट्रीज, तो हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कम से कम 200 कंट्रीज को अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, देखते हैं सी पोर्ट्स इन इंडिया। तो मेजर सी पोर्ट्स देख लीजिए इंडिया में, हल्दिया, ये एक कुछ दिन पहले ये न्यूज में था, यहाँ भी वर्क हो रहा है। कोलकाता, पारादीप, ये देखिए आर्टिफिशियल, ये आप लोग देख सकते हैं पॉज करके आराम से वीडियो, मैं आगे आता हूँ। तो ये जनरल स्टडीज 3 का सेक्शन का है, तो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, अभी मैंने पोर्ट्स के बारे में आपको बताया। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ, रिव्यू कर रहे हैं इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब वलारपदम टर्मिनल ऑफ कोची पोर्ट केरला। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपका पहला फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ है, स्टेट तो केरला हो गया, कौन सा पोर्ट है तो कोची पोर्ट है, कौन सा टर्मिनल है तो वलारपदम टर्मिनल है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक वर्ड आया ट्रांसशिपमेंट हब, तो ये ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है, तो इसे जान लेते हैं। ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब होता है इंटरमीडिएट हब। तो इंटरमीडिएट कहने का मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए कि ये आपको कहीं से, किसी नॉर्थ इंडियन स्टेट से आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है कोई चीज, आपको मान लीजिए नाइजीरिया ट्रांसफर करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बाय रोड कहाँ ले गए, कोची जो आपको ये कोचीन पोर्ट ले गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, बाय रोड गया, ये बाय रोड गया, और उसके बाद क्या देख सकते हैं कि अब आपने क्या किया, इसे शिप में लोड करवाया, और ये आपका शिप में लोड होके फिर जो वहां का कोस्ट है वहां जाके पहुंचता है। तो कहीं ना कि क्या हो रहा है, ये बीच वाला हो गया। या इसे आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई चीज ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट, अमेजन और सब साइट से, तो आपका जो ये बीच वाला हो जाता है, ये क्या हो जाता है, वेयर हाउस हो जाता है। ये आपका वेयर हाउस हो गया, ये सेलर हो गया, ये कंज्यूमर हो गया। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट हब। तो चेंजेस इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जब आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी भेजने का तरीका बदलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट
तो कोची क्या है, कोची को क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये बेस्ट पोजीशन है इंडियन पोर्ट के हिसाब से। तो देखिए आप ये क्या है, आप देखिएगा तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ता है, शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है कोची का। अब आ जाते हैं एज इट इज बेस्ट इंडियन, हाँ इनहेंस कनेक्टिविटी इनहेंस करेगी, और हिंटरलैंड यानी जो एकदम छोटे छोटे कोने कोने जगह है अपने देश में, हर जगह और ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर सकेंगे। अब आते हैं, ये लगभग लास्ट ही है, GS3 साइंस एंड टेक। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये देखिए इसने क्या किया है, मार्केट अप्रूवल फॉर न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात, ये जो वैक्सीन बनाई इसे किसे अप्रूव किया है, DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर पूछा जाएगा अभी कौन वैक्सीन अप्रूव करती है या कौन अप्रूवल देगी, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूवल देगी। किसने डेवलप किया है, तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने डेवलप किया है इसे। ये फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है निमोनिया के लिए। तो ये देश में पहला बनाया गया हुआ वैक्सीन है अपने देश में, स्वदेशी, निमोनिया के लिए। इसके बाद आते हैं, ये देख सकते हैं न्यूमोकोकल कैन बी यूज्ड, कैन बी कॉज्ड, किसके वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस की वजह से भी हो सकता है, और मेनली इसके वजह से हो सकता है, लेकिन ये होता है किसकी वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्ट्रेप्टो, ये आप सुने होंगे वर्ड, स्ट्रेप्सिल्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो कहीं ना कहीं ये कफ वगैरह से रिलेशन रखता है। तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस, जैसे कोरोना वाले में भी ये आप पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। मोर देन 100 सच स्ट्रेन्स। अब देखिए स्ट्रेन्स का बात आया तो मैं बता दूं, अभी सभी कोई बातें कर रहे हैं कि कब कोरोना का वैक्सीन आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोरोना है मान लीजिए, तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे ये क्या कर रहा है, अपना चेंज कर रहा है और बहुत सारे स्ट्रेन्स को बना रहा है। तो अगर हम इस वाले कोरोना, मेन कोरोना के लिए दवाई बना भी लेते हैं, तो अलग अलग जो वो खुद में डेवलप कर रहा है उसके लिए हो सकता है वो कारगर नहीं हो, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। निमोनिया कैन बी मिक्स्ड इन्फेक्शन, तो ये मिक्स हो सकता है बैक्टीरिया की वजह से हो, वायरस की वजह से भी हो सकता है हुआ हो। सिमिलर निमोनिया, देखिए इसके जैसा कौन सा, मेनिंजाइटिस, साइनसाइटिस, मिडिल ईयर इन्फेक्शन। तो मेनिंजाइटिस में आपको पता ही है सर में दर्द होता है, साइनसाइटिस में सर्दी की वजह से नाक में वो जो म्यूकस होता है वो रॉड के जैसा बन जाता है। तो ये देख सकते हैं आप पॉज करके, मेन सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शियस निमोनिया, तो हाई चिल्स, हाई फीवर, और ये सब निमोनिया में जो आपका रहता है ये आप देख सकते हैं। तो ये मेरा पहला दिन था, आज मैंने पहले वीडियो बनाया, तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, और कोई भी सजेशंस हो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं चाहूँगा कि शॉर्ट में आपके लिए रोज़ ये PIB एनालिसिस ले आऊँ, और मैं ये खुद पढ़ता हूँ, और फिर जो नोट्स आपने देखा वो मेरा पर्सनल नोट्स है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू।